तो है गाइज, वेलकम बैक और बैक वेलकम टू माय चैनल नंबर 1 ओडिशा जॉब। तो यार मेरे भाई मेरे बंधु आप सभी को जितने भी हैं यहाँ पे मेरे जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरा ये वीडियो पूरा एक मिनट से अच्छे से देखिए और ध्यान से देखिए, ओके। क्योंकि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, आज सभी का डाउट क्लियर करने वाला हूँ मेरे इस वीडियो में। काउंसिल के रिलेटेड सभी कुछ डाउट्स आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। जितने भी आप लोग का कॉमेंट से जितना भी मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो सभी के लिए मैं ये पर्सनली वीडियो बना दिया हूँ। सभी का डाउट इसमें क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। फिर बाद में जो भी नहीं देखेगा इस वीडियो को और बिना देखे या फिर स्किप कर करके देखेगा और मुझे बाद में कमेंट कराए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा, पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ, ओके। तो ध्यान से देखिए, आराम से देखिए। तो यार चलिए बिना टाइम पास करे स्टार्ट कर देते हैं हमारे आज की वीडियो को। तो मेरे भाई मेरे बंधु, हम लोग का जो OG 2020 का जो वेब काउंसलिंग है, तो उसका जो पहला स्टेप है ना हम लोग का, वो रजिस्ट्रेशन होता है। तो यार बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे बाद में कमेंट कर रहे थे कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, कब स्टार्ट होने वाला है, जबकि उन लोग का रजिस्ट्रेशन का डेट ख़त्म हो चुका था। तो यार मैं बता देना चाहता हूँ, उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा था और बाद में मुझे जो कमेंट करेगा, अभी भी जो भी कमेंट करेगा मुझे बाद में कि हम लोग का डेट कब है रजिस्ट्रेशन का, तो यार मैं उनका मैसेज टोटली रिप्लाई नहीं करूँगा, ओके। तो यार मेरे बंधु, हम लोग का रजिस्ट्रेशन में जो पहला स्टेप होता है, तो रजिस्ट्रेशन में हम लोग का होता क्या नहीं कि हम लोग एक प्रोफाइल क्रिएट करा जाता है काउंसलिंग का। तो यार उसमें हम लोग का जितने भी डिटेल्स भरे होते हैं, ओके। फिर हम लोग का जो आता है दूसरा स्टेप, काउंसलिंग फ़ी। और हम लोग का जो रहता है ना रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो हम लोग का काउंसलिंग फ़ी में वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है 450 रुपीज़, ओके। तो 450 रुपीज़ डिपॉजिट करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, ओके। तो मेरे भाई मेरे बंधु, उसके बाद जो हमारा आता है ना तीसरा प्रोसेस, तो वो हम लोग का होता है चॉइस फिलिंग। तो यार चॉइस फिलिंग में हम लोग का होता है क्या ना कि हम लोग का जितने भी कोर्स के रिलेटेड कॉलेजेस हैं उड़ीसा में, तो हम लोग का उसी जितने भी कॉलेजेस हैं आप करना चाहते हो अपने रैंक के हिसाब से, तो यार आप वहाँ पे चॉइस फिल दे सकते हो, ओके। जितने भी 10 12 15 जितने भी अपना कॉलेज है वहाँ पे आप दे सकते हो ऑप्शन, ओके। तो हम लोग को चॉइस फिलिंग में अपना कॉलेजेस का ऑप्शनल देना पड़ता है। तो यार उसके बाद जो आता है ना हम लोग का 4 नंबर का जो स्टेप आता है, वो हम लोग का मॉक अलॉटमेंट। तो यार मॉक अलॉटमेंट एक टाइप का क्या होता है ना कि हम लोग का प्रोबेबिलिटी होता है, ओके। वहाँ पे हम लोग का रिजल्ट शो कर देता है कि हम लोग का रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेज में हम लोग का आने का चांस रहते हैं। तो यार मॉक रिजल्ट में होता है क्या ना कि जो भी कॉलेजेस आता है ना, तो यार उसमें से मॉक रिजल्ट में कम से कम 90% जो कॉलेज आता है, 90% आने का चांसेस रहता है अलॉटमेंट में, ओके। तो यार कई कैंडिडेट्स का हम लोग का होता है क्या नहीं कि मॉक रिजल्ट में जो कॉलेज आता है आया ही रहता है और अलॉटमेंट में दूसरा कॉलेज आ जाता है। तो यार उनके रैंक के हिसाब से वो दूसरा कॉलेज अलॉटमेंट में आता है। बाकी जो हम लोग का 90% है ना, तो वो मॉक रिजल्ट से आने का चांसेस रहता है। और जो 10% रहता है ना, तो 10% वो हम लोग का अनदर कॉलेज आने का चांसेस रहता है। तो यार कई कैंडिडेट्स का वो 10% में उन लोगों का लग जाता है दूसरा कॉलेज, ओके। तो यार मेरे बंधु मेरे भाई, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि पांचवा प्रोसेस जो आता है, वो है चॉइस लॉकिंग। तो यार चॉइस लॉकिंग में हम लोग का होता क्या है कि हम लोग को चॉइस लॉक देना पड़ता है, ओके। हम लोग के जितने भी कॉलेजेस, आपका जो भी पसंदीदार कॉलेज है, वो आपको वहाँ पे अपना चॉइस लॉक दे सकते हैं, या फिर जो पसंदीदार नहीं है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। वहाँ पे क्या हो सकता है, चॉइस लॉकिंग के पहले ही आपको सब कुछ करना पड़ता है। अगर कुछ भी अरेंज करना होता है, अप डाउन या फिर कुछ रिमूव एडिंग, तो उसके चॉइस लॉकिंग के पहले ही आपको करना पड़ेगा, समझ गए आप। मतलब कि जो जितना भी, अगर आपको सोचिए 10 कॉलेजेस दिए हैं और आपका मॉक रिजल्ट में नहीं आया कॉलेजेस, तो आपका मन नहीं माना, फिर आपको नहीं 10 से ज़्यादा कुछ ऐड करेंगे और भी कॉलेजेस ऐड करेंगे आपके रैंक के हिसाब से। तो यार आप 5-10 जितने भी और कॉलेजेस होंगे वो आप ऐड कर सकते हैं, ओके। फिर अगर जिसको आपको छांटना होगा, कॉलेजेस नहीं करना है उस कॉलेज में से, तो आपको लगता भी है आपके रैंक के हिसाब से उस कॉलेज में से नहीं आएगा आपका सिलेक्शन, तो यार आप उसको रिमूव कर सकते हो। और बाकी जो आपका रैंक के हिसाब से आप अप डाउन कर सकते हो, मतलब आप जो लिखा होगा उसमें आप कॉलेजेस को ऊपर ले सकते हो और डाउन जो करना है, तो डाउन ऑप्शन में क्लिक करके आप अपने कॉलेजेस को चूज नंबर को चेंज कर सकते हो और डाउन कर सकते हो, ओके। तो यार मेरे बंधु, ये सब जो हम लोग का एडिंग रिमूविंग और जितने भी हम लोग का अप डाउन जितने भी प्रोसेस है ना, तो वो हम लोग का अरेंजिंग प्रोसेस जितने भी है, वो हम लोग का चॉइस लॉकिंग के पहले करना होता है। और अगर आप एक बार चॉइस लॉक डाल देते हो अपने कॉलेजेस पर, तो दोबारा आप चॉइस लॉकिंग के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। एक बात को ध्यान से सुन लो और समझ लो ये बात को, ओके। आप चॉइस लॉकिंग के बाद कोई भी अपना छेड़खानी नहीं कर पाओगे,
क्योंकि वो आपका टोटल लॉक हो जाएगा कॉलेज, और जितने भी अरेंजेस प्रोग्राम्स हैं तो वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस में आपका चला जाएगा। ओके, तो आप दोबारा अरेंज नहीं कर पाओगे अपना। तो यार ये तो अब हम लोग का चला गया चॉइस लॉकिंग। अब इसके बाद जो प्रोसेस आता है तो यार हम लोग का वो आता है अलॉटमेंट। तो यार जिसका भी फर्स्ट अलॉटमेंट होता है तो फर्स्ट अलॉटमेंट में हम लोग का होता है क्या ना कि जिसका भी जो कॉलेज में सिलेक्शन आता है तो यार उसको अगर आप उस कॉलेज में करना चाहते हो, आपका इंटरेस्टेड हैं आप उस कॉलेज में करने के लिए, तो यार आपको सिंपल सी बात है वहाँ पे आपको फ्रीज करना होता है उस कॉलेज को। ओके, ताकि आपका वहाँ पे सेफ रह सके, आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सके, बाद में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग को उस कॉलेज को फ्रीज करना पड़ता है। तो यार गाइज ये तो ठीक है कि जिनको पहला अलॉटमेंट में आया हुआ कॉलेज पसंद आ जाता है तो वो अपना फ्रीज ऑप्शन दबा देते हैं, क्लिक कर देते हैं। ओके, लेकिन कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहला अलॉटमेंट में आया हुआ कॉलेज पसंद नहीं करते हैं, उनको चाहिए दूसरा कॉलेजेस। ओके, तो यार उस टाइम आपको करना क्या है ना कि फ्रीज नहीं करना है, सोच समझ के जो भी करना है फ्लोट करना है। ओके, तो यार फ्लोट में हम लोग का होता है क्या है ना कि जो हम लोग का सेकेंड जो हम लोग का चांसेस आने का चांसेस रहता है ना, तो यार हम लोग का वो चांसेस हो जाता है 90%। ओके, तो यार हम लोग का जितना भी जो कॉलेजेस आने वाला पेंडिंग में रहता है तो यार वो आपका सेकेंड अलॉटमेंट में आने का चांसेस रहता है फ्लोटिंग के जरिए। ओके, और हाँ गाइस बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे कमेंट कर रहे थे ये, तो यार उनका भी मैं ये जवाब दे देता हूँ। तो यार अगर आप मतलब पहला अलॉटमेंट में जो भी कॉलेजेस आया होगा उसमें अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं हो आप तो फ्लोट डालते हो, और फ्लोट डालने के बाद भी अगर आपका सेकेंड अलॉटमेंट में जो है अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है आपको, तो यार मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले कॉलेज जो है ना, आप लोग पूछ रहे थे पहले अलॉटमेंट में फिर से दोबारा कर सकते हैं कि नहीं रजिस्ट्रेशन, तो मैं बता देता हूँ आपको, आप पहले ऑप्शन में नहीं जा सकते हो। क्योंकि यार आप एक बात समझ लो, आप कभी भी कोई भी क्लास दोबारा कर पाते हो क्या, मतलब कि अगर 3 क्लास से हो तो 4 क्लास चले जाते हो, फिर 4 क्लास पढ़ने के बाद फिर से 3 क्लास आ जाते हो क्या, नहीं होता ना ऐसा। तो यार ये बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से जान लो, एक बार फ्लोटिंग कर देने के बाद आप अपने पहले अलॉटमेंट के जो कॉलेजेस आए होते हैं उस पर आप नहीं जा सकते हो। आपका जो देखना है आगे देखना है, अगर आपको सेकंड ऑप्शन में जो कॉलेज आता है वो करना चाहते हैं तो करेंगे, नहीं तो फाइनल अलॉटमेंट तक आप वेट करेंगे। ओके, और फाइनल अलॉटमेंट में भी नहीं आता है तो यार सीधा आपका नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। ओके, आप नेक्स्ट ईयर में फिर से देना एग्जाम, फिर से ऐसे आपका प्रोसेस शुरू होंगे। ओके, और हाँ गाइस और एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, तो जो कि मैं अभी बता दे रहा हूँ, अगर सपोज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स चॉइस लॉकिंग करने के लिए भूल गए थे तो यार मैं बता देता हूँ उन सभी को जिन्होंने भी चॉइस लॉकिंग के टाइम पर सही टाइम पर चॉइस लॉकिंग नहीं दिया था, तो यार चॉइस लॉकिंग के डेट के एंडिंग में सभी लोगों का जिन जिन लोगों ने भी नहीं दिया था चॉइस लॉक, तो यार उनका चॉइस लॉक ऑटोमेटिक हो गया है। ओके, तो यार उनको इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो मुझे बार बार दोबारा मैसेज मत करना, कमेंट मत करना कि हम लोग का कुछ चॉइस लॉक नहीं दिए थे तो कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं। तो मैं बता दे रहा हूँ आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका चांसेस रहते हैं अलॉटमेंट में कॉलेजेस आने के लिए। ओके, तो यार गाइस हाँ मैं आप सभी को कह रहा था कि वो फ्रीजिंग और फ्लोटिंग के ऑप्शन के बारे में। ओके, तो यार जो मैं बताया तो आप ध्यान से समझ गए होंगे, सभी कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। तो यार आप एक बार फ्लोटिंग करने के बाद आप जो पास्ट जो अलॉटमेंट है आप वहाँ पे रिटर्न नहीं जा सकते। ओके, तो यार उसके बाद हम लोग का आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोग के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना तो हम लोग को करना पड़ता है। और यह बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि हम लोग को पहला अलॉटमेंट में ही करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या जो दूसरा अलॉटमेंट आएगा दूसरा अलॉटमेंट में करेंगे। तो यार आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग को पहला अलॉटमेंट में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और अपना जितने भी पैसा है जनरल और ओबीसी लोगों का फीस जितना भी 10,000, और जितने भी हम लोग का एसटी एससी और जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है तो उनका 5,000 है, तो वो डिपॉजिट करने के बाद ही आपका नेक्स्ट प्रोसेस चालू होगा। सपोज अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ये फीस डिपॉजिट नहीं होता है या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हो और सेकंड अलॉटमेंट में जाने की कोशिश करते हो तो यार आपका वहाँ से आप आउट हो जाओगे, आपका दूसरा प्रोसेस जारी नहीं होगा, आपका सेकंड अलॉटमेंट भी नहीं आएगा। तो आपको जो भी करना है आपको पहला अलॉटमेंट में ही सब कुछ करना है, तभी आप सेकंड प्रोसेस के लिए एग्री हो सकते हो या ओके। तो यार मेरे बंधु मैं आपको ये भी बता देता हूँ अभी आपको दोबारा से कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में
में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे। तो यार गाइस ध्यान से सुनिए, आपका जो पहला डॉक्यूमेंट होगा वो आपका रैंक कार्ड और यानी कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपका वहाँ पे ज़रूरत होगा। तो यार वहाँ पे आपका अपलोड करा जाएगा ओजी रैंक कार्ड या फिर ओजी स्कोर कार्ड या फिर जो भी हम लोग का है जेईई मेन कार्ड और जेईई स्कोर कार्ड। ओके, और साथ साथ हम लोग के जितने भी अदर काउंसिल्स हैं तो यार उनके कोर्स के रिलेटेड जितने भी उन लोगों की रैंक कार्ड या फिर स्कोर कार्ड है तो यार उनको उनका रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड ज़रूरत पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर वो अदर काउंसिल्स के हैं तो और हायर स्टडी करना चाहते हैं तो यार हमारा जो दूसरा डॉक्यूमेंट रहता है वो HSC और एनी अदर रिलीवेंट सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ। तो यार आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है ना या फिर HSC सर्टिफिकेट जितने भी आपका है या फिर कोई भी जो सर्टिफिकेट है जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूव कर सके तो यार आपको उसको लेके जाना है। जैसे कि हम लोग का आधार कार्ड भी आप ले सकते हैं या फिर आपका जो भी 10th बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपका आधार कार्ड उस सभी का ही होगा। आधार कार्ड आप पकड़े रहिएगा, लेके जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करा जाएगा। फिर हम लोग का जो तीसरा डॉक्यूमेंट आता है तो वो हम लोग के होते हैं मार्कशीट्स। तो यार हम लोग का जितने भी फार्मेसी और इंटीग्रेटेड MSc MBA जितने भी हम लोग का कोर्सेस हैं तो यार उनका 10th और +2 का मार्कशीट उन लोगों की ज़रूरत होगा। और हम लोग का जितने भी लेटरल एंट्री में बीटेक जो ज्वाइन करने वाले हैं, जितने भी हम लोग का लेटरल एंट्री का बीटेक का जो कोर्स है तो यार हम लोग का फाइनल ईयर डिप्लोमा मार्कशीट उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगा। और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स BCA BSc +3 जो भी करे हैं तो उनको मार्कशीट ज़रूरत पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। और जितने भी हम लोग का MCA करे हैं कोर्स तो उनका भी +2 का मार्कशीट ज़रूरत पड़ेगा। ओके, और फिर हम लोग का अगर +3 करे हैं MBA का तो यार MBA का मार्कशीट हम लोग का +3 का जो मार्कशीट है वो हम लोग का ज़रूरत पड़ेगा। और हम लोग का +3 का मार्कशीट एंड +2 मार्कशीट भी ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप साइंस कर रहे हो तो लेटरल एंट्री में भी अगर BSc करे हो तो आपका वहाँ पे +3 का मार्कशीट ज़रूरत पड़ेगा। ओके, और हमारे यहाँ पे जितने भी हम लोग का बीटेक BR के B फार्म जितने भी हम लोग का है तो यार उनका फाइनल मार्कशीट ज़रूरत पड़ेगा। और हम लोग का यहाँ पे जितने भी MTech MArch M-Plan M-Pharm जितने भी हम लोग का कोर्स के कैंडिडेट्स हैं तो यार उनको भी उनका फाइनल मार्कशीट ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग का जो चौथा डॉक्यूमेंट्स आता है तो वो हम लोग के पास सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो यार जो भी हम लोग का 10th +2 जितने भी पास किए हैं हम लोग का या फिर डिप्लोमा जितने भी इंजीनियरिंग या फिर BCA BSc जितने भी +3 हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं या फिर जितने भी हम लोग का बीटेक BR B फार्म के जितने भी हम लोग पास किए हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं हम लोग का MTech MArch M-Plan का तो यार उनके जितने भी क्वालिफिकेशंस है तो यार उनके पास सर्टिफिकेट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिक्वायरमेंट करा जाएगा। ओके, तो यार उसके बाद जो हमारा सर्टिफिकेट आता है ना तो वो रेसिडेंट यानी कि हम लोग का नेटिविटी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो यार आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो यार ये सर्टिफिकेट जितने भी हमारे OBC कैंडिडेट्स या फिर ST और SC कैंडिडेट्स के पास अगर होंगे तो यार उनको लेके जाना है और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। ओके, और अगर जिनके पास नहीं है तो मैं बता देता हूँ उनको सोल्यूशन। तो यार हम लोग का जो OG साइड में ना आप चले जाइएगा, वहाँ पे आपका अंडरटेकिंग का फॉर्मेट रहेगा, उसको आप डाउनलोड करके अपना फिलअप कर लीजिएगा और वहाँ पे जाके स्कैन करवा दीजिएगा। जिनका नहीं है उन कैंडिडेट्स का ये करना पड़ेगा। ओके, तो यार गाइस आपको टोटली वरीड होने वाली कोई बात नहीं है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपका अंडरटेकिंग का जो लिंक होता है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके डायरेक्टली उस PDF को अपना डाउनलोड कर सकते हैं और उस PDF को प्रिंट आउट निकलने के बाद आपका जो है ना वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के बाद आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो यार उसके बाद जो हमारा सर्टिफिकेट आता है ना हम लोग का वो कास्ट सर्टिफिकेट आता है। तो यार हम लोग के जितने भी SC ST का जितने भी OBC का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो यार वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा और जिनका नहीं है तो कुछ नहीं करना है, उनको बस अंडरटेकिंग दे देना है। ओके, और फाइनली हम लोग का जो 7वां डॉक्यूमेंट आता है तो यार वो हम लोग का इनकम सर्टिफिकेट होता है। तो यार ये भी सिंपल वही है, जिनका भी इनकम सर्टिफिकेट होगा हम लोग का OBC ST और SC लोगों का तो यार वो अपना वहाँ पे देंगे। और जिन कैंडिडेट्स लोगों का नहीं होगा तो उनको उसके लिए भी वहाँ पे अंडरटेकिंग भरना होता है। ओके, तो यार हमारा उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट करा जाता है 8वीं नंबर के जो डॉक्यूमेंट है तो और हम लोग का वो है ग्रीन कार्ड। तो यार जिनके पास भी ये ग्रीन कार्ड है तो यार वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन करवा लें, और जिनका पास भी ये ग्रीन कार्ड नहीं है तो उनको भी ये चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। सीधा आपको बस एक कागज़ पर नोट रिक्वायर्ड लिख देना है और आपको अपलोड करना है। ओके, वहाँ पे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सीधा साइबर कैफ जाएँ,
वहाँ पे वो जो करना है वो करेंगे। ओके, आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, खुद से नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर खुद से आप करोगे, बाद में कुछ फंसोगे, ये करोगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो बाद में मुझे कुछ मत बोलना। ओके, क्योंकि वो आपके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। तो यार इतने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि हम लोग का ओडिशा स्टेट में इतने डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। ओके, और बाकी जो एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि जिसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कमेंट कर करके परेशान कर दिए कि भाई ये एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है क्या, और हम लोग को क्या ये देना ज़रूरी है। तो यार मैं बता दे रहा हूँ, जिनके पास भी एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है ना, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है उनका फैमिली का, तो यार वो अपना एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट वहाँ पे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और जिनका नहीं है एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, तो उनको भी वैलिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट के बदले वहाँ पे जो हम लोग का एक सादा कोरा कागज़ होगा, कोरा कागज़ में नॉट रिक्वायर्ड लिख के वहाँ पे आपको स्कैन करना पड़ेगा। वहाँ पे वो साइबर के भला ही करेगा। ओके, आपको समझ में आ गया। और जिनका भी एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट नहीं है, तो यार अभी ये एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन के माध्यम से स्टार्ट हो चुका है। आप साइबर कैफ जाके अपना एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, तो यार फैमिली के मेंबर्स में से कोई भी अपना एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट निकाल सकता है। समझ गए आप। तो यार गाइज मेरे बंधु, ये तो थे आपके सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स जिनको आपके वेरिफिकेशन में काम आएगा। तो आपको ये सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो यार अब आते हैं हम लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या करना था। तो यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोग का जो फ़ी पेमेंट था वो फ़ी पेमेंट कर देना है। और फ़ी पेमेंट करने के बाद सपोज़ आपका जो अलॉटमेंट में जो कॉलेजेस आता है ना, तो अलॉटमेंट में जो कॉलेज जैसा था, पहला अलॉटमेंट में जिनका आता है, अगर अच्छा लगा कॉलेज तो यार वो फ्रीज कर दें, मेरे ख्याल से फ्रीज कर दें अपना, और बाद में जाके अपना एडमिशन करवा लें अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके। और जिनका पसंद नहीं आया तो यार वो फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोट करने के बाद अगर सेकेंड अलॉटमेंट में भी उनका अगर नहीं आया कोई कॉलेज, तो यार वो अपना विथड्रॉल करना चाहें तो कर सकते हैं उस ऑप्शन में, क्योंकि यार फाइनल अलॉटमेंट में आपका विथड्रॉल का ऑप्शन नहीं है। ओके, तो यार सेकेंड अलॉटमेंट में आप विथड्रॉल कर सकते हैं। और एक बात, अहम बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप एक बार विथड्रॉल कर देते हो तो आप दोबारा से एलिजिबल नहीं करे जाओगे ओजी के काउंसिल में। ओके, आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आपका जो स्पॉट एडमिशन में होगा तो आप वहाँ पे करोगे, नहीं तो आपको नेक्स्ट ईयर आपको देखना पड़ेगा। तो हाँ गाइज, एक और बात है जो मैं आपको बताना भूल गया था, अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सपोज गाइज अगर आप फर्स्ट अलॉटमेंट में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फीस डिपॉजिट करना भूल जाते हो, तो यार आपका जो सीट अलॉटमेंट है ना वो कैंसिलेशन हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, और आप दोबारा से वहाँ पे अलॉटमेंट में जो अपील नहीं कर पाओगे, आपका कोई भी अलॉटमेंट नहीं आएगा। समझ रहे हो आप। तो यार मेरे बंधु, मेरे भाई, जो भी मैंने कहा आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, आपका कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। समझ गए आप। तो यार होप यू गाइस कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर है, मतलब लॉन्ग थोड़ा हो गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियरली समझा दिया हूँ, जिससे कि आपका दोबारा कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर कोई भी फिर से दोबारा डाउट हो तो यार मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। तो यार आप इंस्टाग्राम में मुझे जाके पर्सनली मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके। और हाँ गाइस, मैं इसका जो जितना पीडीएफ का जो लिंक है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ का जितना फॉर्मेट है मैं आपको पूरा टोटल दे दूंगा। आप वहाँ पे जा करके, मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सब कुछ क्लियर हो सकते हो। इसका जो जितने भी ओजी के तरफ से हम लोग का रूल रेगुलेशन है, सब कुछ आप क्लियर कर सकते हो। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो पर, क्योंकि यार बहुत ही मेहनत से, यार बहुत ही मेहनत लगा ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को। आप सभी लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा।
और सभी लोगों का आई होप कि आप सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा अभी तक से। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो और फिलहाल हमारे इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो यार प्लीज़ आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार हमारे चैनल नंबर 1 ओडिशा जॉब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा सभी तरह की एजुकेशनल रिलेटेड लाइव नोटिफिकेशन अपडेटेड वीडियोस। तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूं न्यू वीडियोस, तो यार मेरे पुराने वीडियोस के साथ साथ आपको नए वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।